नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडी एक्सप्रेस के इस यूट्यूब चैनल में। आज भारतीय राज्य व्यवस्था के पार्ट 7 में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इसके लिए राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएँ क्या होती हैं, शर्तें क्या होती हैं, शपथ का प्रारूप क्या होता है, राष्ट्रपति के वीटो पावर्स के बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में और भी बहुत कुछ। इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम संघ की कार्यपालिका की बात करें तो भाग 5 में और अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। और संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी, ये 5 संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी। अब हम स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान से होता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व का यूज़ होता है। कहने का मतलब यह है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा, किसी भी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक होता है। मतों का यह निश्चित भाग कुल वैलिड मतों की निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या में एक जोड़कर प्राप्त किया जाता है और उसे हम 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संसद के दोनों सदनों के, यानी कि लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, न कि मनोनीत सदस्य। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच तथा अंतिम फैसला उच्चतम न्यायालय का मान्य होता है। यानी कि उच्चतम न्यायालय ही जांच करेगी और उच्चतम न्यायालय का जो फैसला होगा वही मान्य होगा। निश्चित मतों का भाग कुल वैलिड मत डिवाइडेड बाय 2 + 1। अगर इतने मत किसी भी कैंडिडेट को राष्ट्रपति के इलेक्शंस में मिल जाते हैं तो वह राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हता की, तो सबसे पहले उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु वह पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, वह किसी भी लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद से मतलब है कि वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में या फिर किसी स्थानीय प्राधिकरण में या फिर किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में किसी पद पर हो। वर्तमान राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या फिर किसी राज्य का राज्यपाल या फिर केंद्र में या राज्य का मंत्री, ये सारे पद लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। ठीक है। इसलिए ऐसे लोग राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के योग्य होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसे कम से कम 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक नामांकन के समय जरूरी होते हैं। इसके अलावा जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये आरबीआई में जमा करने होते हैं। यह रकम पहले कम थी, बाद में बढ़ाकर 1997 में इसे बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया था। और ऐसा इसलिए किया गया था कि जो कैंडिडेट इस चुनाव के लिए सीरियस नहीं है वे इस चुनाव में खड़े ना हो, उन्हें रोका जा सके। इसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रपति द्वारा शपथ की, तो राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेता है कि मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा,
इसके साथ ही भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा, अर्थात लगा रहूँगा। अब अगर हम बात करें राष्ट्रपति पर महाभियोग की, तो संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि संविधान के उल्लंघन के शब्द को संविधान में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग सिर्फ एक कंडीशन में लगाया जा सकता है, और वह है संविधान का उल्लंघन करने पर, और इसी शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, बट कंडीशन ये है कि जो सदन महाभियोग का प्रस्ताव लाता है उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। इसके बाद उस सदन में उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है, और जो दूसरा सदन है वहाँ पर जांच के लिए भेजा जाता है। दूसरा सदन जांच करने के बाद अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करता है तो राष्ट्रपति को उसी तिथि से अपने पद से हटना पड़ता है। ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि महाभियोग जब राष्ट्रपति पर लगाया जाता है तो इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य यानी कि नामांकित सदस्य भाग लेते हैं, ना कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा नामांकित सदस्य भाग लेते हैं। अब अगर हम राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करें तो सबसे पहले आता है इसमें राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति से मतलब होता है कि भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। राष्ट्रपति नियम बना सकता है ताकि उसके नाम पर दिए जाने वाले आदेश और अनुदेश वैलिड हों। वह ऐसे नियम बना सकता है जिससे केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य कर सके। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है तथा उसके वेतन आदि निर्धारित करता है। तो ये सारी चीज़ें राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में आते हैं। ठीक है, इनके अलावा वह कैग की नियुक्ति करता है, महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति करता है। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। उसे अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो ये सारी शक्तियाँ कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आती है। इसके बाद हम बात करें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की, तो विधायी शक्ति का मतलब है राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है तथा अगर हम विधायी शक्तियों की बात करें तो वह संसद की बैठक बुला सकता है, संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करता है, जबकि अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। यदि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो वह लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। वह 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नॉमिनेटेड करता है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत करता है। तो ऐसे सारी चीज़ें विधायी शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। इन सारी शक्तियों को हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रपति के वित्तीय शक्तियों की, तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुदान की कोई भी मांग हो वह बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के नहीं रखी जा सकती। वह राज्य और केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। न्यायिक शक्तियों की बात करें हम, तो वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय से किसी भी मैटर पर सलाह ले सकता है। कूटनीतिक शक्तियों की बात करें हम अगर, तो अंतर्राष्ट्रीय संधियां व समझौते हैं सभी राष्ट्रपति के नाम से पर किए जाते हैं।
और इनके लिए संसद की अनुमति आवश्यक होती है। सैन्य शक्तियों की बात करें हम तो राष्ट्रपति सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा करता है, परंतु संसद की अनुमति के अनुसार। आपातकालीन शक्तियों की बात करें हम तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। ठीक है, तो ये सारी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। आने वाले वीडियोस में हम इन शक्तियों को डिटेल में देखेंगे। अब अगर हम बात करें राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की, तो संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी कानून बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देता है, और राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। पहला, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। वह किसी भी विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, या फिर वह विधेयक को वापस लौटा सकता है। विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखना ये राष्ट्रपति का वीटो पावर है। ठीक है, और हमारे देश में राष्ट्रपति को 3 तरह के वीटो पावर मिले हुए हैं। पहला है अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो का मतलब होता है जब राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। ठीक है, इस प्रकार वह विधेयक समाप्त हो जाता है और कानून या अधिनियम नहीं बन पाता। 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पीईपीएसयू विनियोग विधेयक पर अपना निर्णय रोक कर रखा था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे वीटो की तो निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो का मतलब होता है कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है, परंतु यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के या फिर बिना संशोधन के पास करके राष्ट्रपति के पास पुनः भेजते हैं, तो राष्ट्रपति को मजबूरन उस पर साइन करना होगा। और तीसरा है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो से मतलब होता है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर ना तो कोई सहमति देता है, ना अस्वीकार करता है और ना ही लौटाता है। ठीक है, परंतु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को पेंडिंग में डाल देता है। राष्ट्रपति की विधेयक पर किसी भी प्रकार का निर्णय न देने की शक्ति पॉकेट वीटो के रूप में जाना जाता है। और 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक अधिनियम के संदर्भ में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। राष्ट्रपति अगर चाहे तो राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर भी वीटो लगा सकती है अनुच्छेद 200 के तहत। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत 1, 2, 3 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, और अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब संसद के सत्र ना चल रहे हों, यानी कि संसद के दोनों सदनों में से कोई भी एक सदन अगर उस समय काम ना कर रहा हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि संसद के अगर दोनों सदनों में से, लोकसभा या राज्यसभा में से अगर किसी एक का भी सत्र अगर नहीं चल रहा है, तो उसी समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है, और संसद की मंजूरी न मिलने की स्थिति में मैक्सिमम 6 वीक यानी कि 6 हफ्ते। किसी अध्यादेश को पिछली तिथि से प्रभावित किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई अध्यादेश आज लागू किया जाता है तो उसे आज से पिछले वर्षों की किसी भी तिथि से लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश संविधान संशोधन के लिए जारी नहीं किया जा सकता, यानी कि संविधान में संशोधन करने के लिए अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। जब कोई विधेयक किसी अध्यादेश का स्थान लेने के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो उस समय अध्यादेश जारी करने के कारण तथा परिस्थितियों को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई विधेयक किसी अध्यादेश का स्थान लेने के लिए संसद में लाया जाता है तो यह बताना पड़ता है कि अध्यादेश क्यों लाया गया था, उस समय की परिस्थितियां क्या थीं, क्या मजबूरी थी
कि विधेयक लाने का वेट नहीं किया गया और अध्यादेश लाया गया। ठीक है। अब अगर हम राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में किसी भी व्यक्ति को क्षमा दे सकता है, संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में क्षमा दे सकता है, और यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो तो उसे भी क्षमा दे सकता है। राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के सज़ा को या तो कम कर सकता है या तो माफ़ कर सकता है, मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकता है, और ये शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, न कि राज्यपाल के पास। अनुच्छेद 161 के तहत राज्य का राज्यपाल भी क्षमा दान करने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, सिवाय एक कंडीशंस के कि वह मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के बीच इस वीडियो को शेयर करें, जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।